अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो आप सारे? आज बड़ा इम्पोर्टेंट एक्चुअली लेक्चर है अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस और 7 इन्वेस्टिगेशंस हमने कवर करनी है, सारे पॉसिबल टॉपिक्स की। क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप सारी फेस करोगे ना एग्जाम में, हर केस में। ठीक है ना? स्टार्ट मेरा ख्याल है हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, देखो, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। लोग साथ ज्वाइन इन करते रहेंगे, है जरा इम्पोर्टेंट, इसलिए मुझे है कि जरा मैक्सिमम लोग आ जाएं। कोई क्वेश्चन? वैसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन करते हैं, हम स्टार्ट करें डिफरेंशियल की बात। मैडम अनीमिया के डिफरेंशियल्स से ही स्टार्ट कर दीजिए प्लीज कि अनीमिया में हम किस तरह से डिफरेंशियल्स बताएं। ठीक है, वो सारा भी हम करते हैं, अब सारा कुछ ही कवर करेंगे। अच्छा चलो, डिफरेंशियल से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, डिफरेंशियल्स की बात ये है सारी कि जो सारा आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना, वो बात तो जाहिर है आपकी स्टार्ट होगी फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द वाइवा। जिस तरह हमें एग्जाम की टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पता है, जैसे कि क्या उसे कहते हैं, जैसे वी ऑल नो अबाउट द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जाम, जिसमें शामिल है आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन, जो कि आपके फर्स्ट हाफ एन आवर का होता है, जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन भी मांग लेते हो। बट देन जब फर्स्ट आपका वाइवा स्टार्ट होता है, वो होता है पहले 11 मिनट का, जिसमें आपका आ जाता है वो। पहले आपके ना, असल में एक्चुअली मुझे बार बार एडमिट करना पड़ रहा है लोगों को, इसलिए मेरी टेंशन इधर उधर चल जाती है। जिसमें आपको फर्स्ट हाफ के अंदर आता है डिफरेंशियल की बात स्टार्ट करते हैं, पहले 11 मिनट और फिर दूसरे 11 मिनट के एग्जामिनर में मैनेजमेंट होता है। तो डिफरेंशियल तो आप देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इन योर एग्जाम, तो ऑब्वियसली जैसे मैं हर अपने लेक्चर में कहती हूँ कि आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हैज टू बी वेरी मच फोकस्ड और इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि उससे ही अंदाजा हो जाए कि आपका आगे केस क्या चल रहा है। डिफरेंशियल की ज्यादा बात होती है गायनी के केस में। ऑप्स के केस में ऑब्वियसली यू नो दैट द पेशेंट इज आइदर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव और कार्डियक। वो पेशेंट खुद भी बता रही होती है, उसके सिम्टम्स भी जो ओवरलैपिंग चीजें हैं वो कार्डियक और एनीमिया है, वो डेफिनेटली वो हम बात कर लेंगे। टाइप्स ऑफ एनीमिया वो भी हम अभी बात कर लेते हैं। लेकिन और ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज और हाइपरटेंशन में जो डिफरेंशियल का आ जाता है कि वो जेस्टेशनल या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है, या फिर वो क्रॉनिक डायबिटिक या क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है। तो ये दो चीजें ओवरलैप कर जाती हैं। तो अब द थिंग इज के इसके अंदर हम करेंगे क्या। तो टू बिगिन विद, अगर हम गायनी के पहले डिफरेंशियल से शुरू करें, तो गायनी के अंदर देखो, गायनी के अंदर हमारे पास टोटल जो बीमारियां हैं वो हैं क्या, जिसका हमने डिफरेंशियल बनाना है। या तो वो यूट्राइन रिलेटेड, यूट्रस सर्विक्स रिलेटेड होगी, या वो ओवेरियन रिलेटेड होगी, या फिर वो पीआईडी, ट्यूबरकुलोसिस और क्रॉनिक पेल्विक पेन होगी। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई चीज होगी हमारे से रिलेटेड, तो वो होगी क्या से कहते हैं, तो वो डुअल प्रॉब्लम होगी। वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से होगा। तो एक एक छोटी सी टिप जो मैं पहले भी बड़ी दफा बता चुकी हुई हूँ, कि सब फर्टिलिटी, यस, सब फर्टिलिटी इज वन आल्सो इंक्लूडेड इन द डायग्नोसिस, लेकिन सब फर्टिलिटी के अंदर उसका हम डिफरेंशियल कॉज ऑफ सब फर्टिलिटी में निकालेंगे ना। अदरवाइज जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, देखो, या तो पेशेंट ब्लीडिंग के साथ, वेन एवर पेशेंट कम्स विद ब्लीडिंग, तो आपकी जो कॉज है दैट हैज टू बी सेंटर्ड मोर टुवर्ड्स cervix एंड यूट्रस। इफ शी इज कमिंग विद mass and pain, it has to be more adnexal. Always remember it. जब भी मरीज ब्लीडिंग इरेगुलर की कंप्लेंट कर रहा है, या तो एचएमबी की कंप्लेंट कर रहा है, इरेगुलर ब्लीडिंग की कंप्लेंट कर रहा है, या इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टपार्टम ब्लीडिंग की, तो डेफिनेटली वो आपका सर्विक्स और यूट्रस से रिलेटेड डायग्नोसिस की तरफ जाएगा। अगर वो देर इज नो ब्लीडिंग एट ऑल, इंस्टेड देर इज पेन, और देर इज अ फीलिंग ऑफ मैस, और देर इज abdominal डिस्टेंशन, यानी कि ब्लीडिंग के अलावा कोई पेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका माइंड हैज टू गो मोर टुवर्ड्स द नेक्स्ट और ओवरीज। ठीक है, ये एक छोटी सी टिप।
और इसके अंदर अब क्या, अब यूट्रस या सर्विक्स में आप किस तरीके से डिफरेंशिएट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप बताओ। अगर एक पेशेंट फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली वी ऑल, अगर एक एचएमबी के साथ आई है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, रेगुलर हैवी ब्लीडिंग के साथ आई है, तो उसका क्या आप डिफरेंशियल बताओगे? कोई क्विकली बता दो मुझे। फाइब्रॉइड एडिनोमायोसिस। गुड, ठीक है। और अब ये नंबर वन में, और अगर कोई इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आए तो? पॉलिप सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। बिल्कुल ठीक है, या सर्वाइकल कॉज, राइट। एंड देन यू विल से दैट benign or malignant disease of the uterus of endometrium, ठीक है। बिल्कुल, तो ये तो हमें पता है। बट अगर कोई पेशेंट आती है फॉर एग्जांपल आपके पास ओवेरियन मैस के साथ और साथ उसे ब्लीडिंग भी है, फिर क्या कहोगे? ड्यूअल पैथोलॉजी, एंडोमेट्रियल यूट्राइन एंड हाइपरप्लेजिया वेरी, के बैकग्राउंड में हो सकता है शायद। क्या हो सकता है? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया उसके बैकग्राउंड में हो सकता है, लाइक द डुअल पैथोलॉजी एंडोमेट्रियोसिस ना, वगैरह। जी। नंबर वन में डुअल पैथोलॉजी आ जाएगी, देयर इज एन ओवेरियन सिस्ट एंड देयर इज एन इरेगुलर ब्लीडिंग, और एचएमबी और व्हाटएवर जो कि एंडोमेट्रियल है, वो फिर क्या है वो आप उसके हिसाब से करोगे। और आखिरी डायग्नोसिस में आपका आ जाएगा, जो कि एंड पे जाके आपने बोलना है ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर व्हिच इज द एस्ट्रोजन रिलीजिंग ट्यूमर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जहाँ मसला आ जाता है, पेशेंट या तो क्रॉनिक पेल्विक पेन का है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या डीडी का करना है, या फिर पेशेंट है टीबी का, टीबी या पीआईडी, उसके अंदर डीडी को किस तरह डिस्कस करना है? एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, वो भी क्रॉनिक पेल्विक पेन करवाता है। हाँ, वो हिस्ट्री के साथ हम रिलेट करके कर देंगे। पेन की तो फिर उसी तरह कॉजेज आ जाएंगी ना, या तो वो हमारी गायनी रिलेटेड होगा जिसमें एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, या मे बी एडिशंस, कोई पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है उसकी एडिशंस हो सकती हैं, या फिर वो देर में भी हो सकता है उसकी कोई ओवेरियन सिस्ट हो, जो कि स्कैन पे लेटर ऑन पता चलेगी, तो वो हो सकता है, या फिर वो पीआईडी का हो सकता है। और उसके अलावा फिर बाकी यूरिन या बाउल की कंप्लेंट्स, नॉन गायनेकोलॉजिकल कॉजेज या मस्कुलर पेन आ जाती है, ठीक है। तो डीडी, गायनी का डीडी तो यही है। अगर हम और कुछ है तो मुझे बताओ। जब जो फर्टिलिटी की बात हुई है, यस, सब फर्टिलिटी में ऑब्वियसली पेशेंट इज देयर वांट्स टू कंसीव, तो उसके अंदर क्या कॉजेज, वी नो कि मेल की कॉजेज आपने किस तरह से उसकी डिफाइन करनी है, और फीमेल के अंदर भी यस, इट कैन बी रिलेटेड टू एंडोमेट्रियोसिस, और इट कैन बी एनी अदर ट्यूबल कॉज हो सकती है वो सारी, या फिर इट कैन बी अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो आई थिंक डीडी, आई होप कि गायनी का डीडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को है तो जल्दी से पूछ ले। मैडम, जो ए यू बी ई हम बोलते हैं वो तो हम फिर स्कैन के बाद ही बोल सकते हैं ना, उसको हमने फिर अपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद बोलना देखो तो नहीं है ना डायरेक्टली। देखो, नहीं, मैं बताती हूँ। द थिंग इज कि आपका जो एग्जामिनेशन है ना, और डेफिनेटली हिस्ट्री भी, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप बहुत कम डिपेंड करो आप अपने अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के ऊपर। इफ पेशेंट इज देयर विद एचएमबी फॉर एग्जांपल, और रेगुलर ब्लीडिंग है, एंड ऑन योर एग्जामिनेशन आपको एक enlarged uterus मिला है, मे बी irregular borders, जिसमें you know that the uterus is 12 week size with irregular borders but firm consistency and it's non-tender as well, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स फाइब्रॉइड। तो फिर आप ठीक है, यस, यू नीड एन अल्ट्रासाउंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, सो दैट आपका डायग्नोसिस रिकन्फर्म हो जाए, बट फ्रॉम योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आपको नंबर वन डायग्नोसिस जो है उसमें इतना ज्यादा शक होने की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये कि सिमिलरली इफ यू गेट अ पेशेंट जो कि एचएमबी केयर है, बट एट द सेम टाइम हर यूट्रस इज enlarged, maybe 10 week size, but it's soft in consistency on examination and it's tender as well. कई दफा it may not be that tender, but it's soft in consistency with regular surface and regular borders, then it's going more towards adenomyosis, ठीक है। एंड देन यू फाइंड अ पेशेंट हु प्रेजेंट्स विद इरेगुलर ब्लीडिंग, और फिर उसके साथ आपको यूट्रस में भी 8 वीक से नॉर्मल साइज भी मिल जाता है फॉर एग्जांपल, बट विद रेगुलर बॉर्डर एंड मे बी फर्म कंसिस्टेंसी, और वो सारा कुछ है नॉन टेंडर, देन इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, मे बी देयर इज अ पॉलिप, मे बी देयर इज अ बिनाइन हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या फिर उसका malignant। तो योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन शुड बी सो गुड, particularly you are presenting complaint should be so good, your examination should be so good that okay, you should not depend much on your ultrasound report, ठीक है। बट यस, यू नीड एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ताकि आप एटलीस्ट उसकी मैनेजमेंट से पहले खुद भी पता हो, आप उसके अटेंडेंट्स को भी बता सको कि उसका काफी हद तक क्या आपके नजर में डायग्नोसिस बन रहा है, उस लाइन पे आप किस तरह से मैनेज करोगे। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स मैनेजमेंट, विदाउट अल्ट्रासाउंड, यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर पेशेंट, ठीक है ना।
उसके लिए आपका हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है। और उसके अलावा बताओ कोई और सवाल गायनी का। तो हिस्ट्री के अंदर आपने ऑब्वियसली ये सारी चीजें रूल आउट करनी है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया विच वाज वेरी वेरी वैलिड के लेकिन हम अल्ट्रासाउंड एग्जाम में तो हमने अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड ही नहीं करना ना, इसीलिए तो एग्जामिनर एंड पे जाके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपको देते हैं। एक्चुअली वी शुड अदरवाइज आल्सो नॉट डिपेंड ऑन अल्ट्रासाउंड मच, ऑल्दो वो हमें फैसिलिटेट करने की जरूर एक बहुत अच्छी मोडालिटी है, लेकिन आपका एग्जामिनेशन शुड टेल इन मोर देन 80% केसेस के आपका केस क्या है। बहुत कम होते हैं जिसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एग्जैक्टली। तो उसके अंदर फिर हम सिर्फ हिस्ट्री की बेस पे अपना डिफरेंशियल बोल देते हैं। जैसे कि बहुत 20 पेशेंट है, उसमें आपको मिला ही कुछ नहीं, या बहुत ही टेंडर पेशेंट थी, उसने आपको एग्जामिन ही नहीं करने दिया अनफॉर्चुनेटली, तो वो और बात है कि आप नहीं उसकी कोई फाइंडिंग पे पहुंच सके। ठीक है, ठीक, चलो। अच्छा, और अब जो ऑप्स के अंदर है, आई थिंक गायनी का क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यही है कि आपका यू शुड नो कि शी इज टॉकिंग अबाउट ब्लीडिंग मच, तो जब ब्लीडिंग की बात हो रही है तो फिर ओवरी से जरा ध्यान हटा देना चाहिए। बट देन अगेन इफ पेशेंट इज देयर विद ब्लीडिंग एंड पेन, और आपने एग्जामिन किया एंड यू फाउंड एन इरेगुलर बॉर्डर फॉर्म यूट्रस, तो फिर आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड। उसके अंदर फिर आपका जो डायग्नोसिस है ना, शी इज विद पेन एंड सम मास, और शी इज विद पेन और एंड ब्लीडिंग, और आपको कुछ मिल भी रहा है इसके अंदर, तो आपने सिर्फ फाइब्रॉइड यूट्रस नहीं बोलना, कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड के अंदर टॉर्जन भी हो सकती है, डीजेनरेशन भी हो सकती है। ठीक, तो आपका जो डिफरेंशियल का नंबर 1 है ना, जैसे मैंने कहा कि आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आपके बहुत हद तक आपका स्टैंडर्ड एग्जामिनर को बता देती है कि कैंडिडेट किस जगह पे खड़ा है। उसी तरह जब आप डिफरेंशियल बताने लगते हो, तो जब आप नंबर 1 डिफरेंशियल बोलते हो ना, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा डिफाइन कर देती है कि आपको कितनी ग्रिप है इस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वाले पेशेंट पे, कि आपने उसकी कंप्लेंट सुन के किस हद तक आप उसको पता लगा सकते हो कि उसका क्या डायग्नोसिस है। तो इफ शी इज देयर विद पेन बट देयर इज अ mass and bleeding, so it may be a complicated fibroid. फिर आप सिर्फ fibroid, if she is there with pain and mass abdomen but no bleeding, so there is a complicated ovarian cyst. अब वो complicated, जब आपने complicated बोल दिया तो complication में ये 3-4 बातों के अलावा और कुछ है नहीं, टॉर्जन है, हेमरेज है, रप्चर है और इन्फेक्शन है, ये 4 चीजें है ना। देखो, अगर उसे पेन और ओवेरियन मैस, अब इन्फेक्शन जब आपने कॉम्प्लिकेटेड बोल दिया तो इट इज कवरिंग सो मेनी ऑफ द थिंग्स, बिकॉज अगर उसे इतनी पेन के साथ वहां बैठी हुई है तो यू डोंट नो, वो तो इंट्राऑपरेटिवली पता चलेगा ना कि उसकी उसकी टॉर्जन हुई है या हेमरेज हुई है या रप्चर हो गया या फिर वो एब्सेस बना हुआ है या वो टेंडर है, मे बी यस, हिस्ट्री से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा एग्जामिनेशन से। बट व्हेन यू आर सेइंग दैट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड ओवेरियन सिस्ट या कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन ओवेरियन सिस्ट, तो फिर उसमें ये चारों चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने रिलेट करके अपना डीडी बोलना होता है। ठीक है, तो यूं करना है। और अच्छा, तो गायनी के अंदर इस तरह, उसके बाद जब आप आ जाते हो ऑप्स के अंदर, ऑप्स के अंदर अगेन यस, पेशेंट आपके पास होएगा फॉर एग्जांपल डायबिटीज और हाइपरटेंशन का, उसका डायग्नोसिस कैसे बनाना है। अगर तो कोई पेशेंट आपको दे रहा है अपना उससे पहले की कोई रिपोर्ट शुगर की, प्रेगनेंसी से पहले की जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, या अर्ली प्रेगनेंसी में आके आपने देखी उसके कोई रिपोर्ट आपको मिली है विच वाज नॉर्मल, बट देन नाउ शी इज हियर विद डायबिटीज, तो अगर पहले कोई आप उसके पास रिपोर्ट है या किसी डॉक्टर की स्लिप है जिसके ऊपर लिखी हुई थी रिपोर्ट, तो और वो जो कि नॉर्मल थी, देन शी इज अ केस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। अदरवाइज एट दिस पॉइंट, यानी कि अगर वो 32 वीक्स पे आई है और शी इज डायबिटिक, आप अभी डिफाइन नहीं कर सकते हो कि शी इज क्रॉनिक डायबिटिक और शी इज जेस्टेशनल डायबिटीज। तो क्योंकि वो तो हम उसका जब हम लेटर ऑन में भी 40 डेज के बाद HbA1c कराएंगे या GTG, उससे पता चलेगा ना कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज थी या नहीं थी। तो अभी तो नहीं उसको हम डिफाइन कर सकते। सिमिलरली विद PIH, बट हाउएवर PIH में कई दफा क्रॉनिक हाइपरटेंसिव आपको बता देता है कि प्रेगनेंसी से पहले भी वो हाइपरटेंसिव थी या नहीं थी, तो वो तो कुछ आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन जो ये है डायबिटीज, उसके अंदर तो आपको जी जी अस्मा। सॉरी मैम, सॉरी, वो दूसरे नंबर पे कॉल आई थी, सॉरी मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो ये तो इसके अंदर मेन ये बात होती है। बट देन कम्स कार्डियक एनीमिया, ये मैंने वैसे पहले भी शायद एनीमिया की क्लासेस काफी ली हुई है, उसमें रिकॉर्डिंग में भी होगा। जो तो एनीमिया का केस है,
उसके अंदर व्हेन यू आर टेकिंग हिस्ट्री ऑफ द योर हिस्ट्री हैज टू बी सो गुड स्पेशली इन अनीमिया कि आप देखो जो सबसे ज्यादा फंसाते हैं एग्जामिनर इसके अंदर वो भी ये क्वेश्चन कोई कर रहा है, भी मैं आंसर करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन। सबसे ज्यादा फंसाते हैं वो बिकॉज कार्डियक के सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं विद एनीमिया। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर हिस्ट्री ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो ना। जब एग्जामिनर से आप बात कर रहे हो तो सिर्फ 11 मिनट है, लेकिन अगर उसके अंदर आप बिल्कुल सही ट्रैक पे लगे रहो ना तो वो 11 मिनट मोर देन इनफ है आपकी पैथोफिजियोलॉजी और वो बेसिक मैनेजमेंट को डिस्कस करने के लिए। तो वो जो पैथोफिजियोलॉजी और बेसिक मैनेजमेंट है एनीमिया के केस में, अगर एनीमिया पे ही डिस्कस हो तो ही बेहतर है। कहीं वो उसके ऊपर डिस्कशन, कहीं वो कार्डियक के ऊपर लेकर डिस्कशन, तो फिर तो काम खराब हो जाता है। फिर आप खुद भी कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज यू नो कि आपका केस तो एनीमिया का है और डिस्कशन खामखा कार्डियक की हो रही है, तो वो ठीक बात नहीं है। तो आपने करना क्या अनीमिया के अंदर, ऑब्वियसली हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बिकॉज जब आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हो और आपको पता लग गया है कि शी इज पेल एज वेल और उसके अंदर जो सांस का मसला वो सारा हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज हीमोग्लोबिन या उसकी एनीमिया की वजह से। तो फिर यू स्टार्ट योर हिस्ट्री विद यस शी इज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बट उसके साथ ही आप बताओगे कि इजी फटीगेबिलिटी है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग वर्क है और वो सारा कुछ। अगर यही मरीज कार्डियक होती तो यू विल स्टार्ट विद योर हिस्ट्री विद द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, सिनकपी, साइनोसिस और पीएनडी और ऑर्थोपनिया। ठीक है, उससे आप स्टार्ट करते हो एंड देन यू टॉक अबाउट अदर थिंग्स। तो आपकी हिस्ट्री से ही एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको पता है कि आपका केस क्या है। बट देन अगेन योर एग्जामिनेशन शुड बी वेरी वेरी गुड ताकि आपको पता हो कि आपने उस केस में अब ज़ाहिर है अनीमिया के केस में आप ऐसे लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन हार्ट की कराने बैठ जाओ या उसकी लंबी चौड़ी मेडिसिन शुरू करा दो कि जिसको तो पेल्पिटेशन है या इसको तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हालांकि वो केस अनीमिया का है। तो फिर आपने वो फिर हालत हो जाता है। तो उसके लिए आपने योर एग्जामिनेशन, यस हम शायद बहुत सारी चीजें नहीं कार्डियक वाली पिक कर सकते एग्जामिनेशन पे, बट आपको एक मेथड पूरा ठीक आना चाहिए बिकॉज यू मे बी एबल टू पिक अप सम एडेड साउंड, कोई मरमर आपको मिल जाए, एटलीस्ट आपको पता हो कि आपने किस हद तक कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है इस केस के अंदर। ठीक है ना, तो वो हो जाता है। तो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग अनीमिया के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन हैं वो तो हमें सबको ही पता है कि आपने पहले उसको वही हीमोग्लोबिन कराना, आरबीसी इंडिसेस कराने, पेरिफेरल स्मीयर, सीरम फेरेटिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और बाकी स्टूल फॉर कल ब्लड और फिल्म फॉर मलेरिया पैरासाइट भी मांग लो। ठीक है, ये सारी क्लास में एनीमिया पे मेरा ख्याल है 2-3 हमने लेक्चर्स में कवर किया था, वैसे ये उसके ऊपर भी अवेलेबल होगा यूट्यूब के ऊपर। तो मैडम एनीमिया जी मैडम एक क्वेश्चन yes, करूं। हम जी अगर जरूर। हमारे पास कोई पेशेंट मैम आए थे जो थर्ड ट्राइमेस्टर में एनीमिया के साथ, एच बी फर्स्ट करें उसका 6 है, हमें लग ही रहा है कि ये आयरन डेफिशिएंट है और चले हमने इसका वो बिल्डअप कर लिया बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके बाद हमें कार्डियक ओपिनियन देना चाहिए या हमें पहले ही ले लेना चाहिए? मतलब हम लोगों ने अपने प्लान ऑफ मैनेजमेंट में कार्डियक ओपिनियन विद इको, फिर अगर हम इको बोलते हैं फिर वो मैडम हमारा वाइवा वाकई कार्डियक उस पर चला जाता है। नहीं, एको की क्या जरूरत है, देखो ना, अगर तो पेशेंट आपको पता है कि अनीमिक है, देखो अनीमिया के केस में कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व तब किया जाता है जब डिस्पाइट ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट के सिम्टम्स ठीक ना हो। अगर पेशेंट अनीमिक यस है मैम, आपने, यही सिनेरियो है कि अगर कार्डियक पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद बेहतर हो जाती है तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट ऑब्वियसली, देखो जो होता है ना 6 हीमोग्लोबिन जैसे आपने बोला, एक जाहिर बात है वो 6 है तो शी मस्ट बी क्रॉनिक एनीमिक एज वेल। और अगर उसको सिम्टम्स थे और आपने फॉर एनी रीजन में भी थर्ड ट्राइमेस्टर में या जो भी आपने उसे ब्लड लगाया है, उसकी इंडिकेशन बन गई। और एक ब्लड लगाए जो एनीमिक पेशेंट होता है हु इज हैविंग सिम्टम्स बिकॉज ऑफ एनीमिया, वो एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसके अंदर 70% ठीक हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि अगर थोड़े से सिम्टम्स रहेंगे एंड यू थिंक दैट यू नीड अनदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो फिर आप उसको सेकंड लगा, लेकिन फर्स्ट के बाद अगर मरीज को कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो एक अलार्मिंग साइन है, यानी कि उसका पेल्पिटेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद या ठीक नहीं हुआ, पेशेंट जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन और वो था, मतलब मरीज तो उठ के बैठ जाता है, उसकी शक्ल से पता चल जाता है एक ब्लड। आप 4 हीमोग्लोबिन वाले को ब्लड लगा के देखो, एक ब्लड लगाते हैं मरीज की आंखें खुल जाती हैं। अगर उसको एक के बाद नहीं लगा तो यू कैन गिव इवन सेकेंड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन अगर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन के बाद बेशक उसकी 4 भी हीमोग्लोबिन थी,
सेकेंड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी अगर उसको सिम्टम्स का ठीक नहीं हुआ, देन यू हैव टू इन्वॉल्व अ कार्डियोलॉजिस्ट, विच मीन्स दैट patient is having these symptoms because of the cardiac issue and not because of anemia actually. कई दफा chronic anemics are so much asymptomatic, उनकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी होती है। हम सब ने कई दफा अपने वॉच में देखा हुआ है, स्पेशली ये जो बहुत ही इग्नोरेंट पेशेंट्स आते हैं, कई दफा इन देयर सो पेल और अपन की हीमोग्लोबिन किसी तरह हो भी जाती है एंड इट कम्स आउट टू बी 4, तो आप हैरान रह जाते हैं कि इतने आराम से चल फिर कैसे रही है विद सच लेस हीमोग्लोबिन। बट तो उनकी बॉडी ने अडेप्ट किया होता है। तो लेकिन यह है कि अगर एक सिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर अगर आप एक ब्लड भी लगाओ तो उसके अंदर वो बहुत जल्दी ठीक होता है, और अगर वो ना ठीक हो तो यू कैन गिव अनदर ब्लड। 2 ब्लड से भी वो ठीक नहीं हो रहा, देन यू हैव टू इन्वॉल्व अ कार्डियोलॉजिस्ट ताकि वो उसकी सारी ईसीजी को करे। ठीक है मैडम, हम लोग डिफेंड करने में ये बात बोल सकते हैं कि पल्मोनरी एडिमा में नहीं है पेशेंट, हमारी फाइंडिंग्स में नहीं है चेस्ट एग्जामिनेशन पे, तो हम लोग अभी बिल्कुल ये आप मैम कहोगे ये कि हिस्ट्री में नहीं है। देखो हिस्ट्री के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज देयर, बट देयर इज नो चेस्ट पेन, देयर इज नो ऑर्थोपनिया, देयर इज नो पीएनडी। यस मैम, ऑर्थोपनिया और पेरेसिस मैम, यस, नॉक्टर्नल या मैम वो दस। सारा हेलो, नहीं है। अस्सलाम एंड वालेकुम देन मैम। ऑन एग्जामिनेशन, यस हेलो मैम, जी इसमें जी फिर हम हेमेटोलॉजिकल डिजीज को कंसीडर करेंगे, जैसे कि थैलीसीमिया है, तो मे बी थैलीसीमिया वो कॉज हो तो सकता जाहिर है। बात है ना। देखो जब हमने आरबीसी इंडिसेस सारे कराए एंड देन इट डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एज वेल। अगर प्राइमरी ग्रेविडा आपके पास आ रही है फर्स्ट विजिट पे 8 हीमोग्लोबिन के साथ, तो आपने उसकी कॉज तो रूल आउट कर ली कि एचएमबी तो नहीं है, उसकी डाइट कैसी है, उसने ओरल आयरन ली या नहीं ली, या कहीं कोई और साइट ऑफ ब्लीड तो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी नहीं है। तो एक प्राइमरी ग्रेविडा के लिए इट्स वेरी वेरी लेस लाइकली टू हैव हीमोग्लोबिन ऑफ 8 इवन शुरू में, तो फिर आप वहीं अलार्म हो जाते हो। बट देन यू गेट योर आरबीसी इंडिसेस एंड पेरिफेरल स्मेडन जो आपको इंडिकेशन दे देते हैं कि इफ शी इज हैविंग शी नीड्स इलेक्ट्रोफोरेसिस टू बी डन और नॉट, तो वो भी आपको एक इंडिकेशन आ जाती है। कुछ लोग हर पेशेंट में एनीमिया के कहते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लो, बट आई डोंट नो, हम लोग तो हर एक में इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं कराते थे। वी यूज्ड टू डिपेंड ऑन द आरबीसी इंडिसेस, पेरिफेरल स्मेयर एंड देन सीरम फेरेटिन। बट आप अपने वार्ड का प्रोटोकॉल देख लो, कई वार्ड्स के अंदर, विच इज आल्सो नॉट रॉन्ग एक्चुअली, कि हर एक में हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लिया जाता है। स्पेशली आई थिंक प्राइमरी के अंदर कराने में हर्ज भी नहीं है, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनीथिंग, क्योंकि एक प्राइमरी के अंदर इतनी लो हीमोग्लोबिन एकदम से होना इज वेरी लेस लाइकली, डिस्पाइट कि उसके अंदर कोई आपने सारी कॉजेज और रूल आउट कर ली है, स्पेशली ये एचएमवी वगैरह ना, और आपको कोई और कॉज नहीं मिल रही, तो आप करा सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री एक्चुअली कि आपने, और एंड इन्वेस्टिगेशंस एज वेल। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर एक पेशेंट अच्छा मैम, ग्रेविडा है, जी मैम मल्टी ग्रेविडा है और जो है वो हमारे पास 27 से 30 वीक्स के दरमियान आई है, तो उसमें हमें एक प्रिंट हमने ब्लड का देके 6 एचपी से 7 एचपी तो कर दी थी मैम। उसके हम जब ट्रांसफ्यूजन कैलकुलेट करते हैं बाय गेंसनी फार्मूला, मैम 10 से 12 ट्रांसफ्यूजन बन जाती हैं। मैम 12 ट्रांसफ्यूजन आयरन की हम उसे अल्टरनेट बेसिस पे, ये मतलब एग्जामिनर को हम कह सकते हैं कि हम दे देंगे इस तरह से, अगर वो ओरल पे कंप्लाइंट ना हो तो? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अगेन मेरा आई एम श्योर, आई होप के रिकॉर्ड तो हुआ है वो लेक्चर एनीमिया का, पता नहीं आप लोग देखना यूट्यूब पे है या नहीं। मैंने बहुत ज्यादा एनीमिया पढ़ाया हुआ है। इस तरीके से आंसर नहीं करना। सॉरी आपका नाम मैं मिस कर जाती हूँ, ये जिसने अभी क्वेश्चन किया है। डॉक्टर सबा। हाँ सबा। तो द थिंग इज के देखो इस तरीके से नहीं बात करनी। अच्छा फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेइंग दैट शी इज एट 27 वीक्स एंड शी इज हैविंग 6 हीमोग्लोबिन, आपने इस तरह बात नहीं करनी कि इसको एक ब्लड लगाना है 12 ट्रांसफ्यूजन। एक्चुअली एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप उसका 12 ट्रांसफ्यूजन लगा रही हो। ये हमारा ना एक गलत परसेप्शन है कि एग्जामिनर को एग्जैक्टली चाहिए कि हमने कितने ब्लड लगाने हैं उसको और कितनी आयरन लगानी है। एग्जामिनर ने आपकी अप्रोच देखनी है। ये दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट योर थ्योरी, योर फॉर्मूला, योर कैलकुलेशन एंड योर नॉलेज अबाउट आयरन ट्रांसफ्यूजन, और ये सारा कुछ तो आप पास करके उसके सामने आके बैठे हुए हो। उसे भी, एग्जामिनर को भी पता है कि ये आपको, उन्होंने आपकी अप्रोच देखनी है। सॉरी मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। उन्होंने आपकी ना अप्रोच देखनी है। द थिंग इज कि सायमा आपने म्यूट इस तरह करें। से, आपने इस तरीके से आंसर करना है कि पेशेंट इज एट 27 वीक्स, शी हैज गॉट मोर देन 11 वीक्स अहेड, ठीक है ना। उसको अगर आपने 38 या 39 वीक्स तक भी लेके जाना है या 40 वीक्स तक, तो शी इज हैविंग मोर देन 10-11 वीक्स अहेड। शी इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फ्रॉम माय हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन शी इज अ केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
and up till now she has not taken any oral iron, or she has taken oral iron despite this her hemoglobin is 6. And if she is symptomatic, for example, and as she is symptomatic, so I would like to give her blood transfusion. अगर if she is not symptomatic, तो फिर आप कहोगे कि then I will give her IV iron, ठीक है ना, इस 6 hemoglobin के ऊपर. She is not symptomatic, I have more than adequate time to build her hemoglobin. I want to take her hemoglobin to up till 10.5 at least. अब आपने एक स्टेटमेंट में पूरी सी बात बता दी, आपका माइंड भी ज्यादा काम करना, आपके माइंड में खुद आंसर आना शुरू हो जाता है कि शी इज अ केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हर हीमोग्लोबिन इज 6, मैंने इसकी हीमोग्लोबिन करनी है 10 तक या 10.5 तक एटलीस्ट, मेरे पास 11-12 हफ्ते हैं अभी. ये 4 चीजें जब आप कह रहे हो तो आपके माइंड में खुद ब खुद ही कैलकुलेशन शुरू हो गई है कि आपने करना क्या. एंड देन यू से दैट शी इज सिम्टोमेटिक, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हर 1 blood transfusion. And after 1 blood transfusion, I would like to review her symptoms. और खुद ही से कहना that क्योंकि we know कि anemia की वजह से अगर वो symptoms है तो now her symptoms are settled, and for me I have given her blood 1 pack cell transfusion, so hemoglobin is 7 now. अब हमारा केस क्या बन गया, 7 hemoglobin with at 27 weeks, और हमारे पास हफ्ते कितने हैं, 12-13 हफ्ते हैं, which is more than enough. If patient has taken, अच्छा चलो अगर आप 7 पे ओरल आयरन नहीं देना चाह रहे कि कहीं 2 हफ्ते बाद और हीमोग्लोबिन कम करके ना आ जाए, तो आप कहो, तो फिर आप ये बात करोगे कि पेशेंट या फिर पेशेंट हैज टेकन ओरल आयरन बिफोर, दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू गिव हर आईवी आयरन, बिकॉज फॉर सम रीजन मे बी नॉन कंप्लायंस और जैसे सूट नहीं की या व्हाटएवर, उसका हीमोग्लोबिन डिस्पाइट ओरल आयरन इतना है, तो मैं इसको अब आईवी आयरन ट्रांसफ्यूजन दूंगी. अगर तो एग्जामिनर पूछे कि कितनी दोगे, तो चलो ठीक है, फिर जितनी दोगे बोल दो. इवन इफ यू वांट तो 7 हीमोग्लोबिन 27 वीक्स पे यू कैन गिव हर ओरल आयरन एज वेल. आप उसको बीडी आयरन दो और उसके 2 वीक्स के बाद हीमोग्लोबिन रिपीट कराओ, एंड देन यू कैन गेट टू नो के उसका हीमोग्लोबिन अगर ओरल आयरन से बढ़ है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मैं से ओरल आयरन, मेरे पास तो 12 हफ्ते हैं अभी इसका हीमोग्लोबिन बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना. सो इट्स मोर अबाउट द अप्रोच, और आपका आप उस चीज तक पहुंचे कैसे हो. डायरेक्ट असल में यही मसला हो जाता है नीमिया के अंदर कि उन्होंने कहा कि जी अच्छा आपके सामने पेशेंट है 32 वीक्स पे एंड हीमोग्लोबिन इज 8, नाउ व्हाट टू डू. और वो कहते हैं कि अच्छा 8 हीमोग्लोबिन 32 वीक्स, मैं तो आईवी आयरन लगाऊंगी. आई मीन, और फिर बात शुरू हो जाती है, अच्छा कितनी आईवी आयरन लगाओगे. एग्जामिनर भी आपको जाहिर है उस लाइन पे जिस ट्रैक पे आप चलाओगे वो उसी ट्रैक पे चलेंगे ना. वो अपने खुद से इधर उधर का वो ही रास्ता लेते जाएंगे जो जिस पे आप चलाओगे. अगर आप उन्हें गलत ट्रैक पे लेके जाओगे तो वो गलत ट्रैक पे चलेंगे, दे विल नेवर टेक यू बैक टू द राइट ट्रैक. अगर आप उनको सही ट्रैक पे रखोगे, अब ये नहीं कहना कि 32 वीक्स पे 8 हीमोग्लोबिन है, मैं आप यूं ही बोलोगे कि शी इज एट 32 वीक्स, आई हैव अराउंड 2 months maybe or more, like 8 weeks ahead, ठीक है ना. So and her hemoglobin is 8, I want her hemoglobin to be at least 10.5 for now. So for that, she is having iron deficiency anemia, she has not taken oral iron up till now, और तो मैं इसको ओरल आयरन दे दूंगी, या फिर as she has taken oral iron, या फिर मैं आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो फिर नहीं. अगर यही, लेकिन एट 32 वीक्स अगर यही पेशेंट प्लेसेंटा एक्रीटा का है या प्लेसेंटा प्रीविया का है जो कि ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग के साथ आपके पास आ रही है, तो फिर क्या करेंगे. तो फिर आप उसको वही फिर बता दो, फिर तो डेफिनेटली वी हैव टू कीप ब्लड इन हैंड ऑल द टाइम. तो मुझे हर वक्त हीमोग्लोबिन इसका 10.5 से ज्यादा रखना है, मे बी 11, बिकॉज शी इज एक्रीटा. अगर वो ब्लीड कर गई 8 हीमोग्लोबिन पे तो मैं किधर जाऊंगी. तो आई कैन इवन गिव हर 2 blood transfusions. तो ये सिनेरियो टू सिनेरियो, लेकिन आपने एकदम से ठक करके जवाब नहीं बोलना, आपने पूरी एक पहले लाइन बोलनी है, उससे आपका माइंड ज्यादा चलेगा. आप ये कहोगे कि शी इज 32 वीक्स, शी इज अ केस ऑफ प्लेसेंटा एक्रीटा, आई वांट her hemoglobin to be 10.5 all the times at least, because she can bleed any time, and I don't really want to end up in an emergency with 8 hemoglobin. So I would like to give her at least 2 pack cell transfusions so that her hemoglobin should reach 10.5 with 8 units of blood all the time standby available, not bleed बट स्टैंड बाय अवेलेबल, ताकि जब भी मैं करूं तब मैं फ्रेश ब्लीड कराऊं. ठीक है, तो हर चीज का आपने इस तरीके से, असल में ये वो बातें हैं जो हम सबको पता है, हम सारे एक्सपीरियंस करते रहे हैं, बहुत ज्यादा ही देखते रहते हैं अपनी उसमें ट्रेनिंग में और वो सब. बट इसको आंसर करने एग्जाम में जाके तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता, बट जब आप इस सीक्वेंस में आंसर करोगे ना तो आपका यू बड़ा ठीक आंसर होगा, यू विल रीच द राइट पॉइंट एक्चुअली. और इवन एट दैट पॉइंट अगर आप गलती से कोई गलती भी कर दोगे ना तो आपका आंसर इतना ब्यूटीफुल, मतलब यू नो इट विल बी सच एन एलैबोरेटेड एंड ब्यूटीफुल आंसर कि वो गलती की माफी बहुत अच्छी हो जाती है. ठीक थैंक है, यू मैम. तो आपने एनीमिया को इस तरीके से लेकर चलना.
ठीक है, तो ये हो अस्सलाम गया। वालेकुम मैडम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैडम जी मेरा मैडम। क्वेश्चन है मैडम, एक सिनेरियो है, ग्रेडा 3 पैरा 2 है और हम्म। एसपीडी है 16 वीक्स पे है, एचबी 4 है और पेशेंट ए सिम्टोमेटिक है। तो 16 हम वीक्स पे। ठीक है। 16 वीक्स पे ए सिम्टोमेटिक है हाँ। लेकिन एचबी हाँ। उसकी 4 आई हुई है। हम्म। तो मैडम हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे, मतलब ए सिम्टोमेटिक को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे 4 एचबी पे? बताओ। मैडम मेरे तो ख्याल से ए सिम्टोमेटिक को ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना चाहिए। मतलब अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है तो मैं इसको इंजेक्टेबल दूंगी ऑल्टरनेट डे पे, ठीक है। अब तो उसकी एचबी उसकी बिल्ड हो जाए, मतलब 7-8 हो जाए, उसके बाद मैं उसकी कंप्लाइंस चेक करूंगी कि कंप्लाइंस कैसी है, और उसके बाद अगर वो कंप्लाइंट है पेशेंट तो मैं उसे ओरल में कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो फिर मैं उसको कंप्लाइंट नहीं है तो फिर मैं उसे इंजेक्टेबल दूंगी, 10-11 तक ठीक लेके है। जाऊंगी। देखो, द थिंग इज मनाल, इसमें टू टू स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक्चुअली बात यह है कि दोनों ही जस्टिफाइबल होते हैं। जी मैम। आपने जो बात की बहुत ही अच्छी बात की है, वो जरा ज्यादा सेफ रहने वाली बात है। वैसे तो दूसरा भी ज्यादा सेफ है अगर आप जस्टिफाई कर सको। यस, यू कैन वेरी इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कह सकते हो, जैसे आपने आंसर किया कि एज शी इज एसिम्प्टोमेटिक आई डोंट नीड टू ट्रांसफ्यूज हर ब्लड। तो मैं, बिकॉज अगर व्हाट इफ अगर वो रिएक्शन हो जाए उसका, और रिएक्शन कैन लीड टू मोर्टेलिटी एज वेल, सो मैं आई हैव एन ऑप्शन कि शी इज एसिम्प्टोमेटिक, आज के दिन की थोड़ी बात है, तो कब से क्रॉनिक एनीमिया लेके चल रही है, तो मैं इसको आईवी ट्रांसफ्यूजन दे दूंगी, एंड देन आई कैन ऑलवेज मॉनिटर। और फिर 2 वीक्स के बाद रिपीट कराऊंगी, तो जब उसका 2 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा, लाइक वो 5, 6 या 7 तक जब ये आ जाएगी, तो देन आई कैन गो अहेड विद द बीडी आयरन। और मैं इस तरह 2 वीकली इसकी कंप्लायंस चेक करती रहूंगी, एंड देन आई कैन टेक हर टू 10 hemoglobin at least. But the other school of thought is that she is already having 80, having 4 hemoglobin. और अगर आप उसको ब्लड नहीं लगाते हो, तो व्हाट इफ शी गोज इन कार्डियक फेलियर, अगर उसको आईवी आयरन से 2 वीक्स के बाद भी नहीं बढ़ता हीमोग्लोबिन, या फिर ये नहीं, या फिर पेशेंट नेवर कम्स अगेन फॉर द सेकंड डोज ऑफ आयरन, तो फिर आप उसका तो हम ब्लड लगाएंगे। या इफ नॉट एट 4 हीमोग्लोबिन, तो 3 पे भी क्या ब्लड नहीं लगाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ज्यादा सेफ है ना ब्लड लगाना। मैं बता दूं एग्जाम में, इफ शी इज एसिम्प्टोमेटिक, शी इज देयर इन द हॉस्पिटल, और नहीं तो उसकी सेकंड डोज नहीं तो फेरेंजेक्ट ही लगा दो, चलो, ताकि उसे दूसरी दफा आना ही ना पड़े। तो फेरेंजेक्ट लगा जी के देन यू कैन गिव हर विद, वो गो अहेड विद बीडी आयरन। क्योंकि ब्लड लगाने से हम सब ने देखे हैं रिएक्शंस हॉस्पिटल में, एक ना एक मोर्टेलिटी होती भी हम ट्रेनिंग में देख ही लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। जी जी। सो सो उससे बुरी कोई चीज ही नहीं होती ना, कि अच्छी भली पेशेंट आई है और वो खुदा ना खास्ता वापस शी गोज बैक एज डेड, तो इससे बुरा तो कोई नाइटमेयर ही नहीं ना। तो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बहुत स्ट्रांगली जस्टिफाई करना पड़ता है एग्जाम के अंदर, और अदरवाइज भी नॉर्मल रूटीन के अंदर भी आप खामखा ब्लड लगा दो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। तो उस मुसीबत से बचने के लिए बेहतर ये होता है कि इफ यू हैव अदर ऑप्शंस। इसमें ज्यादा बहस वैसे बन जाती है कि क्या आप उसे आईवी दोगे या आप उसे ओरल पे ही ट्रायल दे दोगे। जी तो इवन इफ अगर ओरल की बात करें तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा, बिकॉज शी इज एट 4, एटलीस्ट उसके 6 या 7 तक हीमोग्लोबिन लाके फिर ओरल पे कर दो, वरना कुछ लोग इवन बीडी आयरन भी दे देते हैं। जी। तो मैडम जैसे कहते डिस्कशन हैं ना इज, कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तब भी आपने उसकी 7 तक एचबी किसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूज करके लेके आनी है, नो, ऐसा तो कोई नॉट कंसेप्ट एट नहीं ऑल, है ना? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या 4 पे 3 ब्लड लगा दोगे उसको? नेवर। सही। मैडम अगर यही पेशेंट ऐसे अगर एचएमबी का हो, फाइब्राइड का हो, लेकिन उसकी एचबी 4 हो, 5 हो और पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी हो, तो उसको भी हम उसकी सर्जरी गायनी करने से पहले? गायनी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया डिपेंड्स एक्चुअली मोर ऑन द टाइम ऑफ सर्जरी दैट यू आर प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसका फाइब्रॉइड है और वो उसको फाइब्रॉइड की वजह से एचएमबी एंड शी नीड्स टू गेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज उसका हीमोग्लोबिन 6 है, तो अब आप उसकी सर्जरी प्लान करोगे अगले पीरियड से पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी आप ब्लड लगा रहे हो और 10 दिन बाद उसके पीरियड्स होने वाले हैं, और आपने उसकी सर्जरी कर देनी है पीरियड से पहले, तो फिर तो ये 6 हीमोग्लोबिन पे आप उसका ब्लड बिल्डअप करके हीमोग्लोबिन बिफोर पीरियड्स उसकी
सर्जरी प्लान कर दो, या फिर आप उसको प्राइमलेट से डिले करो। लेकिन प्राइमलेट इज नेवर दैट रिलायबल इन फाइब्रोइड्स एज वेल, कि फाइब्रोइड्स के बावजूद भी उसको, तो आप तो डिपेंड करता है आपकी टाइम ऑफ सर्जरी पे। तो अगर तो फॉर एग्जांपल पेशेंट की 6-7 हीमोग्लोबिन है, बट शी इज ऑलरेडी ऑन प्राइमलेट, जिसकी वजह से उसकी हीमोग्लोबिन कंट्रोल हुई हुई है, मे बी उसका जो भी हार्मोनल फॉर एग्जांपल था कॉज फॉर ब्लीडिंग, के प्राइमलेट ने उसको सारा कंट्रोल किया हुआ है, और आप उसका प्लान कर रहे हो 2 मंथ्स के बाद, एंड यू हैव एडिक्वेट टाइम, और उसकी 6 हीमोग्लोबिन है, तो यू कैन इवन टेक हर, उसको ओरल आयरन पे ले जाओ, तो और उसका हीमोग्लोबिन आराम से बिल्ड करके उसको करो। या फिर अगर आप चाह रहे हो इन पर्टिकुलर टाइम के 1 महीने के अंदर कर देना है, तो फिर आप उसको आईवी आयरन लगा के, फिर ब्लड आपने तब लगाना है जब आप उसकी फौरन से सर्जरी प्लान कर रहे हो, लेकिन वो सर्जरी फौरन प्लान करने की भी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए अदरवाइज हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना, आपका यही ना। मतलब है ना कहने का? हाँ, ब्लड हम्म, ट्रांसफ्यूजन तो बहुत सोच समझ के करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम ठीक है। वालेकुम मैम मैं जी, डीडीज के बारे में पूछना चाह रही मैम थी। मैंने पूछा मैम ये पहले बताइएगा कि अगर अगर कार्डियक हमारे मुझे पास मोबाइल कोई का पेशेंट है जिसके अंदर हाँ, ना मल्टीपल डायग्नोसिस है, सॉरी फिर से पूछे। मीन्स जी हाँ मैडम जिस तरह से, जी मैडम मैं डीडीज के बारे में पूछ रही हूँ, डिफरेंशियल्स जी के बारे में ना, कि जिस तरह जी से हमारे पास जरूर। पेशेंट आते हैं मैडम, उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे हाँ ओलिगो है, ये तो साथ ऑब्स्टेटिक बिल्कुल कोलिस्टेसिस भी है, साथ में अनीमिया भी है। गुड। तो फिर हम उसको जब हमसे एग्जामिनर पूछते हैं कि अब आप अपने डिफरेंशियल्स बताएं, तो फिर मैम हमने किस सीक्वेंस से चलना होगा इस तरह के पेशेंट्स में, मीन्स ये के बड़ा ओलिगो अच्छा के सवाल है। तो अलग डिफरेंशियल्स होंगे या बिल्कुल फिर? बिल्कुल जी गुड। मैडम। अच्छा देखो एक बात, अगर तो ऐसा मरीज आता है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि वो ओलिगो कोलिस्टेसिस एनीमिया, थायराइड भी उसके अंदर है, या फिर होता है ना डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है विद पॉलीहाइड्रोएमनियोस, या डायबिटिक हाइपरटेंसिव है विद प्री एक्लेम्पसिया एटसेट्रा एटसेट्रा, इस केस में पास होना आसान है, नंबर 1। तो अगर आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स वाला मरीज मिले तो समझ लो कि आज किस्मत कुछ बेहतर है। हालांकि इनिशियली आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल केस है, मैंने इतना कुछ लेके चलना है, उसमें पास होना इसलिए आसान है क्योंकि उसमें आपके पास इतने सारे टॉपिक्स का सिर्फ सुपरफिशियल सुपरफिशियल डिस्कशन होगी। ठीक है ना, अगर यही मरीज सिर्फ कोलिस्टेसिस का, या यही मरीज सिर्फ अनीमिया का होता, या यही मरीज सिर्फ ओलिगोहाइड्रोएमनियास का होता, तो बात तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकती है। एपीएलएस से लेके पता नहीं किधर से लेके, तो कहाँ से लेके अनएक्सप्लेन्ड ओलिगो तक जाएगी, और पता नहीं क्या क्या हो, अनीमिया में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात जाएगी। लेकिन अगर इसी मरीज को 5 और मसाइल है ना, तो हर चीज सुपरफिशियल सुपरफिशियल टच होगी और मरीज मैनेज होके आराम से। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स वाला मरीज इज अ गुड पेशेंट एक्चुअली इन एग्जाम। अब आपने डीडी कैसे बोलना है, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? आप बोलो माय पेशेंट इज एट 34 वीक्स, इसमें शी इज हैविंग स्मॉल फॉर डेट्स फंडल हाइट और सीम्स टू बी डिक्रीज लाइकर, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो आपको मिलेगा नहीं, विद अनीमिया, विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड प्रॉब्ली ऑब्स्टेट्रिकल कोलिस्टेसिस इन हिस्ट्री एग्जामिनेशन से, और उसके एंड पे आप बोल दो कि फॉर द कॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमनियास मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपको मिला है, अगर फीटल एनॉमली मिली है वो बोल दो, अगर आपको नो कॉज मिली है वो बोल दो, या फिर मतलब जो भी आपको अगर डॉपलर पे कुछ मिल रहा है तो इसमें क्या। लेकिन हाँ, शुरू में आप बेशक सिर्फ टच करो कि डिक्रीज फंडल हाइट है, कोलिस्टेसिस है, एनीमिया है, वो सारा बोल के फिर एलैबोरेट जिस चीज को करना है उसको एंड पे एलैबोरेट करो कि प्रोबेबली कॉज फॉर ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस दिस इज। ठीक है ना। मीन्स मैम मैम अगर हम उसकी कार्डियक कॉज पेशेंट साथ हो। बोल देंगे? सॉरी। मैडम उसकी कॉज बोल देंगे साथ, मीन्स जिस तरह से अनीमिया बोल रहे हैं तो फिर आयरन डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, और साथ ही में फिर इन्वेस्टिगेशन, ओलिगो की आयरन कॉज। डेफिशिएंसी और इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगी ना। जी जी ठीक है। तो पहले मैडम तो फिर आप मेन अनीमिया की हम बोलोगे। डिफरेंशियल्स में क्या क्या ठीक रखें? है, मैं आपको बताती हूँ, पहले तो मेन चीजें बोलोगे ना कि डिक्रीज फंडल हाइट है, ठीक है, प्रोबेबली ओलिगोहाइड्रोएमनियास, शी इज हैविंग कोलिस्टेसिस ऑब्स्टेट्रिकल कोलिस्टेसिस एंड एनीमिया इन प्रेगनेंसी। फॉर डिक्रीज फंडल हाइट या ठीक है। ओलिगोहाइड्रोएमनियास मोस्ट प्रोबेबली कॉजेज दिस। फॉर एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी, अगर आपको मिल रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी है, नहीं तो थैलेसीमिया, जो मिल रहा है वो बोल दो रिपोर्ट्स में। ठीक है मैडम, थैंक यू मैम। चलिए वेलकम। सहर कुछ मैम अगर पूछना एक चाह रही थी। पेशेंट मैम मैम मैं पूछना चाह रही हूँ कि पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा हो और फर्स्ट टाइम एवर पेशेंट हिस्ट्री दे, कोई फैमिली हिस्ट्री भी ना हो कार्डिक डिजीज की, और जी तो मैम इस पेशेंट में कोई कार्डिक इवेंट हुआ हो, सिम्टम्स NYHA ग्रेड 4 के हों,
उस पेशेंट में मैम डिफरेंशियल हम कैसे बनाएंगे जब पेशेंट ने कोई उसके एग्जामिनेशन में कोई फाइंडिंग नहीं आ रही, उसको एक एक्यूट इवेंट हुआ जिससे उसको रिससिटेशन तक बात चली गई और उसके बाद वो रिवाइव भी कर गई और एचबी की 10 है। इस पेशेंट का ना डिफरेंशियल है कि ऐसा पेशेंट जो हमें हिस्ट्री में कोई रोमेटाइड रोमेटिक हार्ट डिजीज की कोई इस तरह की वो चीज नहीं बता रही है। देखो ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो जो कार्डियक पेशेंट्स है ना, उसमें जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो सबसे पहले हम कॉज ही की बात करते हैं, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि या तो रिमेटिक हार्ट डिजीज है या फिर वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। उसके अलावा जो मसला है, अगर इस तरह का कोई इवेंट हुआ है तो वो उस वक्त का जो एक्यूट इवेंट है जिसको प्रॉब्लली कार्डियोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, तो वो आप लेकिन देयर इज एन इवेंट इतना सिग्निफिकेंट, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि लेटर ऑन, देखो एग्जामिनर जब डीडी के वक्त तक तो आपको कोई दफा एको नहीं देता, ठीक है ना, तो हो सकता है उसको रिमेटिक हार्ट डिजीज ना हो बट कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम है या कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो जो कि इस वक्त तक अभी नहीं पता बिकॉज आपको एको भी नहीं मिली, तो आप उसमें कोई, लेकिन इफ शी फ्रॉम हिस्ट्री से तो हम ग्रेडिंग करते हैं, इफ शी वाज लेबल्ड एज ग्रेड 4 वंस तो वो तो फिर ग्रेड 4 ही चलेगी ना, और उसके बाद उसकी कोई कार्डियक प्रॉब्लम की सर्जरी या कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट भी नहीं हुई, तो फिर तो वो ग्रेड 4 ही है। तो आप यही कहोगे कि कार्डियक उसकी ग्रेड 4 ही है बट द एग्जैक्ट कॉज विल बी फाउंड ऑन एको बाय द कार्डियोलॉजिस्ट। मैम पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी हो सकती है एग्जैक्टली, फिर 5 हाँ 6 हाँ मंथ वही, वो भी तो एको वगैरह भी पता चलेगा ना हमें। मैम और एको मैम की एक और ग्लोबल बात, जो एकाइनेजिया होता है वो भी तो यानी कि हमें यानी एक्यूट इवेंट होता है ना प्रेगनेंसी में, अगर सारी वेल्स डायलेट हो जाए एंड देन बाद में वो कार्डियोमायोपैथी की तरफ लीड कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इफ देयर इज एन एक्यूट और इवेंट मैम इन जो हिस्ट्री तो उसको सिग्निफिकेंट ही समझोगे। जी सर। मैम सम टाइम पेशेंट जो है वो रोमेटिक हार्ट डिजीज की होती है और स्टीनोटिक उसको लीजन होती है, लेकिन वो फर्स्ट इवेंट होता है, प्रीवियस कोई बिल्कुल, सर्जरी की हिस्ट्री भी नहीं होती, और पेशेंट सोर थ्रोट की हिस्ट्री भी आपको नहीं देता, ऐसे केस में ऐसे मैम तो मतलब कोई बात, पेशेंट की हिस्ट्री सिग्निफिकेंट नहीं होती। यस मैम। हिस्ट्री उसको वो नहीं दे सकी। बहुत सारे पेशेंट्स उनको छोटे होते हुआ होता है, उन्हें पता भी नहीं होता, एक्सेप्ट के सिर्फ उसे पता होता है जिसको मंथली बेंजाइल पेनिसिलिन लगते रहे हो या कोई उसको हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहे हो तो ही पेशेंट को पता होता है, वरना बहुत सारे पेशेंट्स आर नॉट एबल टू एक्चुअली टेल यू के उन्हें क्या प्रॉब्लम रह चुका था, बट उनका जो वो एक्यूट इवेंट है या फिर जो नॉर्मली वो हार्ट के अंदर छोड़ गई है चीज, वो लेटर ऑन एको में तो पिक हो जाती है और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे लेके चलते हो कि कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज है या कोई मसला है, तो फिर आप वो वही लेबल हो जाती है, इट मे नॉट इवन बी कंजेनिटल या कोई और चीज, बट इफ देयर इज अ वेल्वुलर हार्ट डिजीज तो वो एको के ऊपर लेबल हो जाती है। यस मैम, अगर इन दैट केस उनके इन्वेस्टिगेशन में एकोकार्डियोग्राफी एग्जामिनर विल गिव अस लेटर इन द मैनेजमेंट पार्ट, तो उस केस में यस, फिर हम उसको कैसे कहेंगे कि क्या है, पेशेंट को डायग्नोसिस कैसे बताएंगे मैम, क्या मतलब व्हाट आई मीन टू से कि डायग्नोसिस आप इसको अप्रोच कैसे करेंगे इस तरह में जिसमें इसको, आपको हिस्ट्री से क्लियर ना हो। यस मैम। हाँ इसको आप इसी तरह करोगे कि ये न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन का ग्रेड 4 कार्डियक डिजीज है, ठीक है, कॉज विल बी फाउंड एग्जैक्टली ऑन बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट ऑन एकोकार्डियोग्राफी। ओके मैम। और मैम जो कार्डिक एग्जामिनेशन है उसमें हमने इंस्पेक्शन और अगर हमें उसकी 5 एरियाज हमने 4 एरियाज ऑस्कल्टेट किए और 4th एरिया पे हमें कोई मरकड़ नहीं मिल रहा, तब भी हम उसको लेफ्ट लेटर करवा कर उसकी शिफ्टिंग चेक करेंगे, रेडिएशन चेक मरमर करेंगे। सुन लो लेफ्ट करके, क्योंकि देखो नो डाउट उसका फ्लैट लिटा के अच्छा हमें मरमर नहीं मिल रहा कई दफा, लेकिन उसको फिर भी जब आप उसको लेटरल करके यू माइट हैव मिस्ड अ मरमर और समथिंग जो कि लेफ्ट लैटरल करके झुका के कई दफा आपको मिल जाता है या टैपिंग साउंड उसकी मिल जाती है, तो आपने वो स्टेप करना है। और मैम मैडम जो आगे इंजेक्शन उठा के सिस्टोलिक बिठा के क्या फॉरवर्ड होता है? जो एक मिनट मैम, जब उठा पल्मनरी के और बिठा के एओर्टिक फॉरवर्ड एरियाज उससे पे पड़ता है। इंस्पिरेशन, हाँ, यस मैम, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन ये वाला पार्ट भी हम करेंगे, मतलब ये मैंडेटरी कार्डियक में पार्ट है तो चाहे सारा हमें करेंगे। मरमर मिले या नहीं मिले। हाँ कार्डियक हम्म। में आपने पूरा बड़ा प्यारा से वो करना है, एग्जामिनेशन करना मैडम है। आपका लेक्चर है कार्डियक के ऊपर, बहुत जबरदस्त। हाँ हाँ कार्डियक पे होगा, वो भी देख लेना, मैंने ये किया हुआ है सारे केसेस, हाँ वो भी देख लेना, उसके अंदर मैंने आई एम श्योर इन एग्जामिनेशन पे बहुत एम्फोसाइज किया हुआ जी होगा मैम, पूरे बिकॉज इसलिए एग्जामिनेशन बताइए आपने। किया हुआ है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ अ कार्डियक पेशेंट, आपका मरीज ही कार्डियक है तो आपको वो स्टेप्स आने बहुत जरूरी है, इंस्पेक्शन से लेके पैल्पेशन एंड देन ऑस्कल्टेशन, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली।
ठीक है ना, एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कोई बात फिर हम मैडम आ मेरा जाए। क्वेश्चन और है। मैडम एक मेरा क्वेश्चन है, पेशेंट अगर 35 वीक्स पे है और उसका ओलिगो चल रहा है, ओलिगो उसका AFI 1 to 2 आ रहा है, और लेकिन जो हमारी डेटिंग स्कैन से और श्योर ऑफ डेट भी है वो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट 35 वीक्स ही बन रही है, लेकिन उसकी जो करंट बायोमेट्री आ रही है वो 30 वीक्स की आ रही है, और वो भी एक स्कैन पे नहीं, 2-3 स्कैन हैं डिफरेंट जगह से कराए हैं, बायोमेट्री ठीक है। 30 वीक्स की आ रही है, और डॉपलर बिल्कुल ठीक है, कोई इनसफिशिएंसी का एलिमेंट नहीं है, और जो फंडल हाइट है वो भी 36 वीक्स की है। तो मैडम इसको हम ऐसे उस रिसेंट 2-3 स्कैन्स के अकॉर्डिंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसको हम क्या किस कैटेगरी में लेके आएंगे? इसमें तो आसानी है कि पेशेंट श्योर ऑफ डेट्स है, पेशेंट श्योर ऑफ डेट्स है, आपको उसके अर्ली स्कैन भी पता है, तो वो 35 वीक्स अगर बाय डेट्स है, लेकिन यू गेटिंग इट गेटिंग ग्रोथ ऑफ 30 वीक्स, तो ऑब्वियसली इट्स इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन विद लेकिन डिक्रीज मैडम लाइकर। फंडल हाइट तो 36 वीक्स की है बिल्कुल। जब ग्रोथ उसकी 30 वीक्स आ रही है और उसके अंदर लाइकर 1 to 2 तक है, यानी कि डिक्रीज जितना लाइकर है, तो फिर हो सकता है उसका कोई फाइब्रॉइड हो साथ में। और अगर मैडम ना हो तो मैडम नहीं तो फिर फंडल हाइट में फिर कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन, देखो एग्जामिनेशन इज नेवर 100%। अगर आपको ऐसे मिल रहा है और एग्जामिनर आपसे कहता है आपको फंडल हाइट 35-36 वीक्स फॉर एग्जांपल मिली है, मैडम बट ब्लैडर स्कैन एम्प्टी पे नहीं होगा? बहुत सारी चीजें पर मैं सिनेरियो को बता रही हूँ कि आपने फेस कैसे करना है एग्जाम में। एग्जाम में अगर फॉर एग्जांपल हो ही गया कि 36 वीक्स फंडल हाइट मिल गया, बट ऑल ऑफ अ सडन एग्जामिनर आपको कहता है कि बट स्कैन पे तो 30 वीक्स की ग्रोथ है और डिक्रीज लाइकर है, जो कि जाहिरी बात है आपको कम मिलनी चाहिए थी फंडल हाइट, देन यू कैन ऑलवेज से आप यही चीजें एम्फसाइज करोगे। देखो अगेन बार बार बता रही हूँ, आपका जो वाइवा है ना, इट्स नॉट अबाउट योर थ्योरी, इट्स नॉट अबाउट, इट्स हाउ आर यू अप्रोचिंग द पेशेंट। अब इस सिनेरियो में फंस ही गए हो तो आपने यही कहना है कि इस तरह बोलो कि माय पेशेंट इज श्योर ऑफ डेट्स बाय डेट्स एंड फ्रॉम अर्ली स्कैन शी इज एट 35 वीक्स, मुझे फंडल हाइट ये मिली है, बट again sensitivity of examination is less, but on ultrasound if the growth is 30 weeks and liker is less, तो definitely वो जो ultrasound की sensitivity it's more than the sensitivity of examination, एक चीज। But however on examination I can find very firm and very clear fundal height on the abdomen, तो probable causes में भी, चलो ब्लैडर का तो हमने पहले से पूछ लिया कि एम्प्टी था कि नहीं था, या जो भी, जो कि ब्लैडर एम्प्टी करके वहां पे मोस्टली बैठे होते हैं, तो आप कह सकते हो कि देयर मे बी अ फाइब्रॉइड। और ये मतलब आप बेशक उसका कुछ ना भी हो, बट द वे यू आर आंसरिंग, द वे यू आर क्लियर अबाउट इट, यू कैन नेवर फेल। लेकिन अगर आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, बेशक आपने ठीक भी ढूंढा है, बेशक उसका फाइब्रॉइड भी हो, बेशक वाकई उसकी फंडल हाइट 36 वीक्स, कोई वजह है ना 36 वीक्स, हो सकता है उसका कोई और मास एब्डोमेन हो, कुछ भी हो, तो लेकिन एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू पास यू अगर आप इस चीज को जस्टिफाई इस तरीके से नहीं कर सकते, हालांकि माइंड में आपके भी यही सारी बातें, लेकिन जब आपने बात श्योर ऑफ डेट से शुरू किया ना, उसको बताना एग्जैक्टली कि आपने पूरा डीडी बता दिया ना कि मैच, जब फंडल हाइट और अल्ट्रासाउंड आपस में मैच ना करें तो क्या डीडी हो सकती है। आपने बोला माय पेशेंट वाज श्योर ऑफ डेट्स, यहाँ तक कि उसके अर्ली स्कैन से भी इतनी है, मेरी फंडल हाइट भी इतनी है, यानी कि मेरा हिस्ट्री एग्जामिनेशन तो मैच कर रहा है, आपने मुझे अल्ट्रासाउंड पे एकदम से एक नई बात बता दी है, तो मैं मानूंगी, बिकॉज अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी इज मोर देन माई एग्जामिनेशन, तो मैं मानूंगी अल्ट्रासाउंड। तो क्या हो सकता है, मेरे माइंड में क्या आ रहा है, मैं एक, या तो मैं इसका अल्ट्रासाउंड रिपीट करा सकती हूँ टू गेट अ सेकंड ओपिनियन, या फिर ये है कि मैं इसका फाइब्रॉइड रूल आउट कराऊंगी, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा मैं ब्लैडर को दोबारा रीचेक कर सकती हूँ, मे बी देयर इज सम अदर मैच, बिकॉज आई नो दैट माय एग्जामिनेशन मेरा तो ठीक है, क्योंकि मुझे तो फॉर्म किस्म की, तो दिस इज हाउ यू कैन जस्टिफाई। बाद में अगर कोई गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर को समझ आ गया कि आपकी अप्रोच कितनी ठीक है ना, तो दिस इज ऑल मैम अगर पेशेंट हाउ यू श्योर ऑफ रिस्पॉन्ड। डेट्स हो और फंडल हाइट भी उसकी हमें 36 मिल रही है और वो खुद भी डेटिंग इसके अंदर 36 बन रही है, लेकिन वो खुद कह रही है कि मैं 38 वीक्स पर हूँ, तो मैम हम उसकी किसको लेंगे, रिलायबल किसको लेंगे, हम उसकी डेटिंग 38 उसकी जो वीक्स क्या भी मतलब, एलएमटी है उसको रिलायबल लेंगे या फंडल हाइट और उस मैम नहीं वो जैसे खुद क्या 30 कह रही है, मैम खुद क्या एलएमटी मतलब। एलएमटी के हिसाब से बन रही है 36 वीक्स और अच्छा, जो फंडल हाइट है और डेटिंग स्कैन है उसके हिसाब से बन रही है 32 वीक्स। फंडल हाइट और डेटिंग स्कैन से 32 वीक्स बन रही है। हाँ जी मैम और डेट्स में 36 वीक्स है, जो देखो उसकी जो डेट्स उसको डेट्स की है याद है ना, ये तो ये एलएमटी। बल्कि ये आपका श्योर ऑफ डेट्स का भी एक लेक्चर करेंगे, ये जो श्योर ऑफ डेट्स का हम स्टेटमेंट बोलते हैं ना,
ये बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, एक्सेप्ट कि यू हैव अ डेटिंग स्कैन। एक, अगर आप खुद भी सोचो, अगर एक डॉक्टर पेशेंट भी आपके सामने बैठी हो और आप उससे 8 महीने के बाद पूछ रहे हो कि आपकी एलएमपी क्या थी, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि क्या वो जनवरी थी या फरवरी थी। फिर वो उसके माइंड में चलता है कि हाँ शायद 2 फेब भी थी, है वो भी 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, और वो कह देती है 2 फेब। बट यू नेवर नो कि वो जनवरी हो। तो आपने श्योर ऑफ डेट्स उसको कहना है कि जिसका या तो डेटिंग स्कैन आपको मिल जाए, या फिर मरीज आपको कोई रेलेवेंस दे, जैसे कि कहे कि हाँ नया साल चढ़ा था यानी जनवरी ही है, या फिर वो कहे कि साल का आखिरी महीना ही था, मतलब, या फिर वो कहे कि मुझे रोजों में नहीं आया, रोजों से पहले आए थे, या फिर वो कहे कि रोजों में तो मेरा मियाँ ही चला गया था, तो उससे पहले ही आए थे। मतलब कोई एक इतनी स्पेसिफिक बात वो कर रही है, बेशक वो पढ़ी लिखी भी है जितनी भी, ये एक ह्यूमन नेचर है। हाउ कैन यू जस्ट रिमेम्बर योर एलएमपी आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ योर प्रेगनेंसी? मतलब आप होते हैं कुछ लोग जो बहुत कॉन्शियस हो, वो लिख के भी रखते हैं, तो वो भी आपको लिखा हुआ दिखाते हैं ना एक एक, या कोई डॉक्टर की कोई स्लिप होती है, अर्ली अर्ली ट्राइमेस्टर की डॉक्टर की स्लिप जिसके ऊपर एलएमपी लिखी होती है, वो चीजें कुछ रिलायबल है। पर एक बैठा हुआ मरीज एकदम से वहां बोल रहा है कि 25 दिसंबर, या वो तो वो हो सकता है वो शी मे नॉट इवन बी श्योर ऑफ दैट। तो अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह का सिनेरियो आ गया कि आपकी फंडल हाइट आपके डेट्स के हिसाब से वो 36 बन रही है, बट यू गॉट एन अर्ली स्कैन जो कि 32 वीक्स पे है, नाउ द रीसेंट स्कैन एंड योर फंडल हाइट दे ऑल आर मैचिंग, तो फिर उसकी कहीं भी बात से बेहतर है कि आप कहोगे कहीं डायरी पे लिखा है तो मुझे दिखा दो, कोई फाइल है तो दिखा दो जिस पे लिखा है, तो वो मेरे लिए ज्यादा। अदरवाइज शी इज अनश्योर ऑफ डेट्स नाउ फॉर यू। आपका डेटिंग स्कैन है, आपका अर्ली अभी रिसेंट मोस्ट स्कैन है, आपकी फंडल हाइट है, तो वो obviously they are more reliable than the LMP she herself is saying। ठीक है ना? मैडम ये बता दें कि अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और पेशेंट का जो TSH है वो जो है ना मतलब 6 है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? मतलब ये अगर एग्जाम में आ जाता है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेज दो। अच्छा, फिर मतलब उसको एग्जामिनर को बस यही है हम आंसर देंगे कि आई विल सेंड हर टू आप ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट? यस, आप कहोगे कि ऑब्वियसली आई विल सेंड हर टू द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एक चीज। दूसरा, आप उसको भेजोगे और फिर देन यू फॉलो द पेशेंट। देखो अगर हाइपो थायराइड है पेशेंट एंड शी, तो आप कहोगे कि आई विल फॉलो हर विद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, उसने थायरोक्सिन की क्या डोज दी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद आप उसको आगे लेके चलोगे कि आफ्टर 1 मंथ अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट अ थायराइड फंक्शन एंड मील वाइड उसको HMB है तो मैं उसे प्राइमलेट स्टार्ट करा दूंगी ताकि उसको उतना ब्लड लॉस ना हो, और उसका हीमोग्लोबिन और CBC फॉलो करूंगी। मैडम आई केम अक्रॉस अ पेशेंट, उसमें भी ये पेश हुआ था कि उस पेशेंट के पास ना डेटिंग स्कैन था ना एनिमली कोई प्रीवियस स्कैन अवेलेबल नहीं था, and according but she was according to her she was so sure that she had dates, she was sure of her dates, और उन डेट्स के अकॉर्डिंग मैम उसकी जो है ना बन रही थी 34 वीक्स, और जब हम लोगों ने उसका रीसेंट स्कैन निकाला तो उस रीसेंट स्कैन पे शी वाज 28 वीक्स, और उसका AFI भी जो है वो बॉर्डर लाइन 6 था। तो उसमें फिर हम लोग जो है वो कैसे जस्टिफाई करते हैं मैम, क्योंकि उसके पास तो कोई डेटिंग स्कैन कुछ भी नहीं था, और अब मोस्ट प्रोबेबली वो स्मॉल फॉर gestation एज हो चुकी थी बिकॉज शी हैड लो AFI। तो उस कंडीशन में हम कैसे श्योर ऑफ डेट्स हो सकते हैं? मुझे नहीं सवाल समझ आया, दोबारा से पूछो। 20 क्या फिर से? मैडम उसकी LMP जो थी ना, उसकी LMP के अकॉर्डिंग द पेशेंट वाज 34 वीक्स, ठीक है। एंड जब हम लोगों ने उसके पास शी हैड नो प्रीवियस स्कैन, बिल्कुल ठीक है। जैसे अनबुक्ड पेशेंट आई थी, उसको उसका रीसेंट स्कैन किया ना तो उसके जो पैरामीटर्स थे वो तो 28 वीक्स के आ रहे थे, लेकिन उसका AFI जो था ना वो 6 आ रहा था। तो इट वाज इंडिकेटेड कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कोई ठीक है। insufficient मिल रही है, and she had too much anemia also, she had a hemoglobin of 6, और कुछ मुझे उसका रैशेस थे उसकी बॉडी पे। आई वाज तो कि ये इसकी जो है ऑब्स्कोली है व्हिच इज एसोसिएटेड विद IUGR, लेकिन मेरी कोलीग्स कह रही थी कि इट इज नॉट ऑब्स्कोली रैश, ये किसी और तरह का रैश है। तो खैर वी वुड हैव बीन टेकिंग वो तो dermatological LFT से आप कर लोगे ना। ठीक है, लेकिन ठीक इसकी है। मैडम डेट हम कैसे श्योर होते हैं, और इसको हम डिलीवरी की क्या डेट देते, बिकॉज शी वाज प्रीवियस टू? ठीक है, देखो इस तरह का केस है, ये बड़ा आसान है एक्चुअली, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। शी इज एक्चुअली मोर ऑफ अनश्योर ऑफ डेट्स। अगर वो मुंह से LMP बोल रही है, आप उसको 34, आप यही समझो अगर ना डेटिंग स्कैन है ना अर्लीस्ट कोई विजिट क्या है,
तो आप कहोगे फ्रॉम हर LMD शी इज एट 34 वीक्स, बट आई डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर दैट. फॉर मी fundal height is 28 weeks. ठीक है, although her AFI is also very low. और उसका जाहिर बात है बिकॉज ऑफ लो AFI एंड बिकॉज ऑफ बीइंग अनश्योर ऑफ डेट्स, आप उसका एक डॉपलर भी कराओगे, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को देखोगे, तो फॉर एग्जांपल अगर इसका ST रेशियो नॉर्मल आता है बट 28 वीक्स की फंडल हाइट है, 28 वीक्स का आपका रीसेंट स्कैन है, तो आप वहीं पे ये कहोगे कि फॉर मी एट द मोमेंट शी इज एट 28 वीक्स. मैं इसका 2 वीकली ग्रोथ स्कैन कराऊंगी और एज नीडेड डॉपलर, जो कि अगर इसके डॉपलर की तो 2 वीकली मैं इसका लेके चलूंगी. और 2 वीक्स के बाद अगर तो इसकी एडिक्वेट ग्रोथ हो रही है तो ठीक है, अगर एडिक्वेट ग्रोथ नहीं हो रही तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आई विल लेबल हर एज IUGR, और हर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कैन ऑलवेज इंडिकेट मी कि ये IUGR है. तो अगर तो ST रेशियो ज्यादा आता है, एंडास्टोलिक फ्लो में कोई मसला आता है, तो फिर तो उसका जिस तरह से फॉलो अप होता है वीकली या 2 वीकली या इवन डेली, तो वो डिपेंड करता है उसके एंडास्टोलिक फ्लो के ऊपर. और अदरवाइज अगर वो 28 वीक्स पे है तो मैं उसको 2 वीकली लेके फॉलो करके चल जाऊंगी. एंड अगेन अगर उसका AFI कम है तो फिर AFI कम की मैनेजमेंट के हिसाब से 3 डेज के बाद स्कैन या लेटर ऑन बायोफिजिकल प्रोफाइल, ये वो सारा कुछ आप इसको फॉलो करोगे बेबी को. बट इस वक्त आप उसे 34 वीक्स लेबल नहीं कर सकते बिकॉज शी कैन नॉट बी श्योर ऑफ हर डेट्स. उसकी कोई लिखी हुई डेट्स नहीं है. आप कहोगे कि मेरे लिए रीसेंट स्कैन है और मेरी फंडल हाइट है, तो मैं अब उसको आगे फॉलो करने के बाद लेबल करूंगी कि आइदर शी इज IUGR और SGA या उसका क्या है. ठीक है मैम, सिजेरियन की डेट के लिए मैटर उसके 38 वीक्स इट पे ही दूँ? डिपेंड्स. नहीं, इट डिपेंड्स ना कि उसके आगे जाके क्या कंडीशन आती है, कि उसकी ग्रोथ कैसी जाती है. अगर तो ये भी तो हो सकता है कि ग्रोथ बिल्कुल स्टैटिक हो जाए या AFI बिल्कुल डिक्रीज होना शुरू हो जाए या ST रेशियो बहुत ज्यादा विद एंड डायस्टोलिक फ्लो. सो इट ऑल एक्चुअली डिपेंड्स कि वो प्रोग्रेस कैसे करती है प्रेगनेंसी. डिपेंड्स ऑन द मॉनिटरिंग ऑफ द फीटस. व्हाट इफ रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो आना शुरू हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो और उसका सिर्फ SGA हो, तो आप उसकी ग्रोथ मॉनिटर करके तब तो फिर ठीक है, आप 38 वीक्स या 37 वीक्स तक लेके जा सकते हो, जैसे गाइडलाइन के अंदर पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है. और मैम ये जो हम लोगों के एनीमिया में हम इजेक्शन सिस्टोलिक नॉर्मल करते हैं एट द पल्मोनरी एरिया, तो वो हम लोग जब एनीमिया का एग्जामिनेशन करें तो हम इतने बड़े आराम से कह देते हैं कि देयर ना इज नो एडिड साउंड, ना तो कहो, फिजियोलॉजी तो यू डोंट नीड टू. वो हमारा काम है नहीं एक्चुअली. तो कार्डियक एग्जामिनेशन में आपको करना आना चाहिए. It's better if you can pick any added sound, if you can pick an abnormality. People do pick abnormalities as well, but if you are not able to, you don't need to be embarrassed about it. हमारा ये काम नहीं है. हम कार्डियोलॉजिस्ट को इसीलिए तो इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो मैडम हाँ, हम ये गाइनी क्या में नहीं मिस करना कुछ. क्या एनीमिया के एग्जामिनेशन में बस फिर कार्डियक में हम यही कहेंगे कि S1 एंड S2 इज ऑडिबल? नहीं मिल रहा तो ना बोलो. हाँ, इसमें ये सारा बिग थिंग. ठीक है, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं. फाइंडिंग्स की टेंशन की बात नहीं है. कार्डियक में हमारी फील्ड नहीं है. टेंशन की बात है आपके गायनी में और ऑप्स के एग्जामिनेशन में. ठीक है मैडम. और मैम CSF अगर पेशेंट तो उसकी डीडीज में आप क्या सिफिलिटिक अल्सर रखेंगे, ट्यूबरकुलोसिस अल्सर रखेंगे और किसमें? CA सर्विक्स रखेंगे? CA सर्विक्स मैडम, CA सर्विक्स अगर है कोई हाँ, अल्सरेटिव है ऑन द तो सर्विक्स. पहले सिफिलिटिक क्यों बोल दिया? देखो, अनकॉमन चीज क्यों बोल दी, इतनी CA खतरनाक सर्विक्स. बात कर दी. पहले आप बोलो. देखो, आपको एक अल्सर नजर आ गया है सर्विक्स के ऊपर, आपने उसका एग्जामिनेशन बहुत प्यारा सा बोल रहा है. मैंने वैसे अल्सर के ऊपर भी क्लास ली थी. वो ये सारी होंगी. आई एम श्योर, आई होप यूट्यूब के ऊपर देखना. अगर ना हुआ तो आई कैन ऑलवेज रिपीट थिंग्स. हम साथ साथ करते जाएंगे. जैसे सर्विक्स की कभी क्लास हो गई या अनश्योर ऑफ डेट्स की पूरी एक क्लास बनती है कि अनश्योर ऑफ डेट्स को आगे कैसे लेके जाना है, ये भी मैंने क्लास ली है वैसे. आई कैन ऑलवेज रिपीट थिंग्स. वो तो कोई ऐसी बात नहीं. लेकिन जब अगर सर्विक्स पे आंसर नजर आ गया तो आपने एग्जामिन कर लिया. एग्जामिनेशन में आपने इस तरीके से एग्जामिनेशन बताना है कि आइदर इट्स मेलिग्नेंट और बिनाइन. बिनाइन की बिल्कुल डिफरेंट फाइंडिंग्स होंगी, मेलिग्नेंट की बिल्कुल डिफरेंट फाइंडिंग्स होंगी. उसकी साइज, शेप, सरफेस, बॉर्डर, सराउंडिंग टिश्यू, उसका ब्लीड टू टच है कि नहीं, सरफेस में पंक्टेशंस, वो सारी चीजें बोलनी है जो कि आपको बड़ा क्लियरली डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट. और जब आपने वो सारा बोल दिया, इफ यू थिंक इट्स ब्लीड टू टच और इरेगुलर सरफेस है और उसकी बिल्कुल मेलिग्नेंट लुक है, तो फिर आपके DD में सबसे पहले मेलिग्नेंट सर्वाइकल मेलिग्नेंसी आ जाएगी. फिर नंबर 2 पे कोई बिनाइन कंडीशन आएगी. बट इफ यू थिंक दैट इट्स मोर ऑफ बिनाइन, इट्स नॉट मेलिग्नेंट, तो फिर आप कहोगे कि सर्वाइकल लीजन में भी बिनाइन और मेलिग्नेंट. फिर आप बाकी कोई अल्सर, ये जो सिफिलिटिक TB के तो नाम ही नहीं लेना.
ठीक है ना, बिनाइन में तो हर चीज कवर हो गई ना, ठीक है। तो बिनाइन के अंदर तो आपका सिफिलिटिक, टीबी, क्या आपका CIN भी कवर हो गया, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन सारी कवर हो गई। तो आपने उसको उस तरीके से नहीं, आपने जो है ना अलग अलग बोलने की जरूरत ही नहीं। जैसे हम कहते हैं ना एंडोमेट्रियम के अंदर बिनाइन और मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो आप उस तरीके से DD बोलो। तो मैडम एक तो सीए सर्विक्स हो जाएगा हम लोगों का, हम कहेंगे एक सीए सर्विक्स हो गया, और दूसरा बेनाइन कंडीशंस ऑफ द सर्विक्स। सर्वाइकल मैलिग्नेंसी बोलो बस, और B9 कंडीशन ऑफ सर्विक्स, B9 लीजन, बस। B9 के अंदर वो कहेंगे क्या, तो फिर पहले तो CIN वगैरह आएगा ना। सिफिलिटिक इज अ रेयर थिंग टू हैपन, देन सिफिलिटिक में देयर हैज टू बी सम हिस्ट्री एज वेल। उसके मियाँ की फिर तो हिस्ट्री आपको चाहिए होगी पूरी, आपको देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स यू नीड अबाउट सिफिलिस। तो सिफिलिस वाली चीज इज अ वेरी वेरी रेयर। देन TB का अल्सर सर्विक्स में, ओ माय गॉड, इट इज आई थिंक सच अ रेयर थिंग। उससे ज्यादा तो बार्थियन TB के साथ भी नहीं आती एक्चुअली, वर्बल TB का। TB तो होता ही ट्यूबों में, एंडोमेट्रियम में। सर्विक्स, वजाइना और वल्वा के का TB इज रेयर थिंग्स, डोंट हैपन इन एग्जाम, ठीक है ना। तो वो नहीं आपने करना। सर्वाइकल मैम का एक्टोपी का बोलने की जरूरत ही नहीं होती, किसी ने भी बोला है अभी इसमें लिखा है बीच में कि सर्वाइकल एक्टोपी का DD नो। पॉलिप तो आप तब बोलोगे ना जब उसका पॉलिप नजर आ रहा होगा, जब पॉलिप ही नजर नहीं आ रहा, अल्सर नजर आ रहा है, तो फिर पॉलिप क्यों बोलोगे। एक चीज, और सर्वाइकल एक्टोपी इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। एक्टोपी तो फिजियोलॉजी है ना नॉर्मल के। जब ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन है, जैसे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो सर्वाइकल एंडोमेट्रियम है वही एंडोसर्वाइकल एंडोमेट्रियम बाहर आ जाती है तो सर्विक्स तक, तो दैट्स एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन। तो सर्वाइकल एक्टोपी इज अल्सर इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। तो मैडम डीडी में मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ उसकी हाँ डीडी जरूर में मैं पूछो बोल ना। रही थी कि सर्वाइकल अच्छा बस, मैलिग्नेंसी एंड ठीक है। सर्वाइकल बेनाइन कंडीशंस ऑफ द मैलिग्नेंसी, सर्विक्स। हाँ, which may include CIN, pre-malignant condition और some benign cervical ulcer। लेकिन अब देखो ये कितना नीचे चला गया, क्योंकि आपका मेन डायग्नोसिस आ रहा था फ्रॉम योर एग्जामिनेशन दैट इट्स मैलिग्नेंट बिकॉज इट्स सो ब्लीड टू टच, और इसका जिस तरह के बॉर्डर्स हैं, मार्जिन्स एंड तो यू थॉट मोर टुवर्ड्स द सीए सर्विक्स, तो आपने सबसे पहले सीए सर्विक्स बोला या सर्वाइकल मैलिग्नेंसी, फिर नंबर 2 पे अगर B9 है भी तो मे बी CIN, प्री मैलिग्नेंट और B9 कंडीशन ऑफ द सर्विक्स। तो आप उसे बहुत नीचे ले गए हो। इसका मतलब ये है कि आपने एग्जामिनर को क्या इंडिकेट किया कि यू नीड टू डिस्कस मोर अबाउट मैलिग्नेंसी इन दिस पेशेंट और मोर लेस about the CIN, but not exactly about the benign conditions of cervix, because for you इसका जो है सर्वाइकल मैलिग्नेंसी ज्यादा लाइकली चांस है कि सर्वाइकल मैलिग्नेंसी है, या फिर CIN की तरफ जा रहे हैं, और यू डोंट रियली थिंक इट्स अ benign lesion। मैम CIN would appear like a ulcer। CIN would very very rarely, yes it can appear as an ulcer as well। आप बायोप्सी इसीलिए तो करते हो जो बाद में। मैडम सर्विक्स सी एंडोमेट्रियम होता है हमारा, वो भी हमारा अल्सर की तरह प्रेजेंट करता है या ग्रोथ की, क्योंकि मैंने सिन की डीडी में फिर ये भी मैंने सी एंडोमेट्रियम भी रखा था कि सीए स्टेज 2। एंडोमेट्रियम, राइट। जी मैडम। सीए एंडोमेट्रियम जो सर्विक्स तक एक्सटेंड कर गया। जी स्टेज 2 सी नहीं, एंडोमेट्रियम। देखो ये जो रेयर चीज है ना उसमें ना जाओ। आप कहो कि यस मुझे एक अल्सर मिला है, सर्वाइकल पैथोलॉजी इज नंबर 1 DD, पैथोलॉजी कौन सी है, मे बी मैलिग्नेंसी, नंबर 2 के अंदर CIN, नंबर 3 पे B9 कंडीशन ऑफ सर्विक्स। हाँ बिकॉज शी इज प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग, तो मैं एंडोमेट्रियम को भी डेफिनेटली, हम सर्विक्स वाले के अंदर एंडोमेट्रियम की भी बायोप्सी ले लेते होते हैं कि एंडोमेट्रियम की ना ब्लीडिंग साथ आ रही है, तो इट तो एंडोमेट्रियल हाइपर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक्सटेंडिंग टू सर्विक्स में आपको फिर एंडो सर्विक्स के अंदर मिलेगा, मे बी हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर मिल जाए, बट एक डिमार्केटेड सा अल्सर सर्विक्स के ऊपर, बट है वो एक्चुअली एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इज अ रेयर थिंग, अगेन रेयर थिंग टू हैपन। इतने खतरनाक DD ना बनाओ। ओके थैंक यू मैम। वेलकम। मैम बिनाइन कंडीशंस ऑफ सर्विक्स में और क्या आ सकती हैं चीजें, अभी आप बता रहे थे ये ना जो डीडी। अभी सबीन बता रही थी हमें, ये जो सारी मैम TB और पता नहीं क्या क्या। ट्यूबर B9 तो सबसे हाँ कॉमन है पॉलिप,
लेकिन अगर पॉलिप नहीं है, एक अल्सर है, डिक्यूबिटस अल्सर हो सकता है, पेशेंट को प्रोलैप्स नहीं है, तो फिर तो नहीं बोला ना डिक्यूबिटस। तो फिर उसके बाद ये जिस तरह से बी में बोला इन्फेक्टिव अल्सर्स हो सकते हैं। मैम आपने कार्डिक मैम पेशेंट्स में एको का बताया था एक दफा, काइंडली वो बता दीजिएगा कि एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी जब उसने कंसेप्शनल काउंसलिंग ली होगी तब हुई भी होगी, और फिर हम एक पोस्टमार्टम 48 आवर्स के बाद करवाएंगे। मैम बीच में कब करवानी है, सेकंड और थर्ड में थर्ड अलग अलग करवानी ट्राइमेस्टर। देखो डिपेंड भी करता है कि कौन सी कार्डियक डिसीज है और किस एक्सटेंट तक की है, बट बिफोर डिलीवरी या थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी एको करानी है। एंड मैम परप्यूरम में 48 आवर्स के बाद भी करवानी है। ठीक है मैम डायबिटीज विद पोली के साथ फीटल सर्विलेंस का ऑप्टिमल मेथड बता दें प्लीज, क्योंकि बायोफिजिकल प्रोफाइल का देखो कोई रोल जहाँ पे भी ये वैसे अभी ये आज हम डायग्नोसिस और क्वेरीज ही कर ली हमने, तो इन्वेस्टिगेशंस भी करेंगे, उसके अंदर आप लोगों की भी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, वो लिख भी लेना। जो पॉली वाला पेशेंट है ना, उसकी सर्विलेंस, देखो कोई भी पेशेंट अगर आता है ना जिसके अंदर फंडल हाइट आपकी कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही विद योर डेट्स, उसकी सर्विलेंस हमारे लिए मुश्किल होती है, क्योंकि अदरवाइज हम फंडल हाइट से ही सर्विलेंस कर लेते हैं ना, कि 2 वीकली अगर पेशेंट आ रहा है तो हम उसकी फंडल हाइट मेजर करते हैं, या 1 मंथली आ रहा है तो फंडल हाइट से हमें पता चल जाता है कि बेबी ग्रो कर रहा है। बट अगर वो पॉली है तो कैसे पता चले, अगर वो ट्विंस है तो कैसे पता चले कि बेबी ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि क्योंकि फिर तो हम रूल आउट नहीं कर सकते ना कि प्लेसेंटल उसकी इनसफिशिएंसी हो रही है या नहीं हो रही। फिर इसी तरह अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है तो हम कैसे फीटल सर्विलेंस कर सकते हैं। तो जहां पर इस तरह का मसला है ना, तो इट्स ऑलवेज बेटर to go ahead with the serial growth scans 2 weekly or and Doppler at least at 28 weeks and 32 weeks। ठीक है ना, अगर तो डॉपलर नॉर्मल आ रहा है और उल्टा पॉली है तो आप उसका 28 और 32 वीक्स पे करा सकते हो। लेकिन यह है कि इस तरह के केसेस के अंदर डॉपलर इंडिकेटेड होता है, जिसमें आपकी फंडल हाइट कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही विद योर डेट्स। डायबिटिक पेशेंट में इंट्रायूटेराइन ग्लूकोज रिस्ट्रिक्शन का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, सिर्फ पोली है और हमने उसको सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया ट्रीट करने के लिए एडमिट किया हुआ है, तो ये ट्वाइस डेली डायबिटिक सीटीजी जी डायबिटिक इज एसोसिएटेड विद IUGR ऑल्सो, क्योंकि यस प्लेसेंटल मैम इंसफिशिएंसी इज कैन हैपन इन डायबिटिक ऑल्सो, यस इसलिए मैम लेकिन मैम 28 और 32 वीक्स पे। हाँ लेकिन मैम अगर हम पोली के साथ करें, मतलब सपोज अगर आईयूजीआर का एलिमेंट उसमें नहीं आ रहा, तो हमारे लिए मुश्किल सिचुएशन हो रही है, बायोफिजिकल प्रोफाइल को हम वैल्यू नहीं दे सकते और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट एडमिटेड है, और हम उसकी सीटीजी पे डिसीजन ले सकते हैं नहीं या फिर नहीं नहीं, CTG पे नहीं। देखो उसके अंदर अगेन उसकी फीटल किक काउंट चार्ट इज इम्पोर्टेंट, CTG, लेकिन अकेला CTG नहीं, जी ट्वाइस अ वीक उसका बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड अकॉर्डिंगली उसका जिस तरह भी, अगर आपको डॉपलर लग रहा है 2 वीकली या उसका ग्रोथ स्कैन 2 वीकली, डॉपलर नॉर्मल है। हाँ, तो फिर आप उसका बायोफिजिकल और CTG दोनों को मिला कर लेके, तो एक CTG पे कैसे आप डिसाइड कर रहे हो कि एक्सेप्ट के उसका मतलब अगर फीटल मूवमेंट भी ठीक है और उसका बायोफिजिकल ठीक आ रहा है, तो एक CTG को तो फिर आप अभी आगे आप मॉनिटर करोगे मैम ना। इशू यही है ना कि बायोफिजिकल प्रोफाइल अगर नॉर्मल आ रहा है, सपोज पोली की वजह से, पोली का एलिमेंट आ गया है ना, लाइकर का इशू आ गया उसमें, लाइकर उसमें हाँ मोर देन ठीक है, नॉर्मल है, तो अब ठीक इसमें है। हम डिस्कस कैसे सस्पेक्ट करें और इंटरवेंशन किस बेसिस पे लेंगे। सपोज हमारा बायोफिजिकल प्रोफाइल तो अब रिलायबल नहीं रहा ना, डॉपलर हम कर नहीं सकते, अब नहीं देखो सीटीजी एक एलिमेंट बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है ना, बायो डॉपलर आप कह रहे हो नॉर्मल आ रहा है, बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है वो एटलीस्ट बेबी की टोन, उसकी जी मसल मूवमेंट, उसकी ब्रीदिंग, वो चीजों का स्कोर तो उसमें इम्पोर्टेंट है ना। लाइकर वाला चलो स्कोर उसमें अब नहीं आ रहा, लेकिन बाकी स्कोर्स तो इम्पोर्टेंट है। एंड देन हर बेबी की, उसकी बेबी की मूवमेंट्स, एंड मूवमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एंड देन यस CTG इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आफ्टर पर्टिकुलर जेस्टेशनल एज। तो आप ये सारी चीजें मिला के फिर डिसीजन लोगे। मतलब अगर सीटीजी जी खराब हो मैम, जाती है हमारे वार्ड में भी एडमिशन ना, में, तो हाँ हमें क्या करना है हमारे नेक्स्ट। वार्ड में भी जी, अगर मैडम मैम CTG, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे पास भी ना पोली के जो पेशेंट होते थे उनकी अक्सर सीटीजी तो अजीब ही आ रही होती थी, फिर हमारे डिपेंड करता है। कंसल्टेंट उनको ना स्कैन करते थे, फिर हम काफी देर उनका स्कैन बायोफिजिकल आराम से करके फिर हम उनको एवेलुएट यू करते थे कैन नॉट डिसीजन टेक के लिए। डिसीजन, नेवर टेक, एक CTG पे तो आप कभी भी डिसीजन वैसे भी नहीं लेते ना, बट हाउ एवर यू कैन नॉट ऑलवेज इग्नोर CTG एज वेल। तो आपने सारे क्राइटेरिया को मिलाना होता है, उसके स्कैन को भी करना होता है, देन उसकी CTG का, यस सर CTG शुड ऑल्सो कर, कई दफा आप देखोगे एक CTG खराब आ रही है तो शाम वाली उसकी कितनी ठीक आ जाती है।
तो आप उसको अगर आपको ज्यादा ही उसका प्रॉब्लम आ रहा है कि स्कैन ठीक आ गया, बट देन यू आर बिट मोर कॉन्शियस कि उसका पॉली है और बेबी का खुदा ना खास्ता कहीं आईयूडी ना हो जाए, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए कंटिन्यूस मॉनिटर लगाकर भी फिर मॉनिटर कर सकते हो, एंड देन यू कैन ऑलवेज रिपीट ए सीटीजी। उसका हो सकता है कोई शुगर लेवल या तो उसको थोड़ा सा आपको उसका बेहतर करना पड़े, एंड देन बेबी स्टार्ट्स मूविंग। और लेकिन एक सीटीजी डजंट हैव मच सेंसिटिविटी टू डू एनी इंटरवेंशन। जी मतलब अगर सीटीजी खराब है तो हम बायोफिजिकल प्रोफाइल करवा लें उस वक्त, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारा हाँ, इंटरवेंशन उस पे नहीं देन होगा तो नेक्स्ट हमें स्टेप इज करवाना होगा। बायोफिजिकल प्रोफाइल। यस, और वो अगर खराब हो जाता है तो डिसीजन ले सकते हैं। ओ यस, यस, फिर बायोफिजिकल और सीटीजी दोनों मिलके डिसीजन लेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, चलो मैम आई अगर थिंक पोली हो तो पोली A5 के लिए जो हम मतलब उसको देखेंगे डेली, तो A5 के लिए सिर्फ अगर हमने देखा कि बढ़ तो नहीं रहा या ओलिगो हो, तो मैम उसमें A5 असेसमेंट कितने फ्रीक्वेंटली करनी है अगर पेशेंट नियर ट्वाइस अ टर्म है वीक, आफ्टर 34 ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस अ वीक? ठीक है, चलो फिर पोली और इंशाल्लाह। ओलिगो दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगली इन्वेस्टिगेशंस की भी क्लास कर लेंगे, बेशक कोई थैंक केस यू भी मैम। कर ले अपना। जी मैम, ठीक है इन्वेस्टिगेशंस की कर मिलता लें। मैम मैम बिल्कुल अभी मैंने केस डीडी कर